हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता है खूब अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम हिस्ट्री में चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, वाकई में भाई बड़ी भी है। और अगर हम इसे नॉर्मल ढंग से पढ़ेंगे, नॉर्मल कहने का मतलब है सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री पढ़ने का कुछ मज़ा ही नहीं। हिस्ट्री के अंदर जब तक डिटेलिंग होगी नहीं तो फिर अच्छा कैसे लगेगा। तो हिस्ट्री में डिटेलिंग करनी तो बहुत ज़रूरी रहती है, इसलिए मैंने ना इसके लेक्चर जो है छोटे बना रखे हैं, जिससे कि आप फटाफट उन्हें नोट करें और चीज़ों को समझें। अब जैसे मगध राजवंश चल रहा था, तो मगध राजवंश, अब आप इतना समझ गए होंगे कि मगध में जो राजवंश था पहला वो था हर्यक वंश। ठीक है, जैसे मैं मगध के और बाकी राजवंश पढ़ाऊंगा, जैसे आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, फिर हम पढ़ेंगे नंद वंश, इस तरीके से। तो उसके बाद में एक तो बात बताऊंगा आपको प्रद्योत वंश की, और एक थी भद्ररथ वंश की। तो भद्ररथ वंश मैंने पहले भी जिक्र किया था और उसे दोबारा भी जिक्र करेंगे। अब आप समझो कि मगध जो था, मगध था पूरा साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद, यानी कि उस मगध महाजनपद के अंदर जो जो राजा राज कर रहा है, उसके वंश के नाम पर वहाँ का वंश पड़ रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर आप लोग यूपी में रहते हैं तो पूरे महाजनपद का नाम मान लो इस तरीके से, एक तरीके से कि पूरे महाजनपद का नाम है यूपी। अब यूपी में पहले जो सीएम रहे, अभी की जो हमारे सीएम हैं वो है अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। उनसे पहले कौन थे? अखिलेश यादव। तो जब अखिलेश यादव सीएम थे तो यूपी तो पूरा राज्य था ही था, उसमें राज किसका था? राज था अखिलेश यादव का। उसके बाद जब वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ बने तो वहाँ पे राज किस वंश का हो गया? योगी आदित्यनाथ, यानी कि बीजेपी वंश का हो गया। उससे पहले किस वंश का राज चल रहा था? सपा वंश का चल रहा था। ऐसे अगर भारत देश में देखें तो नाम है पूरा भारत देश। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट से पहले कौन सी गवर्नमेंट? कांग्रेस गवर्नमेंट। तो कांग्रेस राजवंश हो गया। उसके बाद में कौन आया? बीजेपी जीत कर आई तो बीजेपी राजवंश हो गया। इस तरीके से जिस क्षेत्र का जिक्र हम इतिहास में कर रहे हैं उस पूरे क्षेत्र का नाम था मगध। और मगध की मैंने स्थिति बता रखी थी आपको, उधर चंपा से लेकर इधर गंगा नदी तक, नीचे सोन नदी तक और मालवा के पठार के आसपास तक का क्षेत्र पूरा क्या था? मगध। तो इस मगध में जोन सी गवर्नमेंट आती रही उसके नाम पे इसमें वंश चलते रहे। जैसे गवर्नमेंट का कहने का मतलब है जो मैंने अभी गवर्नमेंट का समझाया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा भाई मगध है पूरे क्षेत्र का नाम। इस मगध में जो पहले व्यक्ति आए, जो पहले वंश आया, उसके नाम पर पहला वंश पड़ गया। हमने देखा था कौन सा? हर्यक वंश। और इस हर्यक वंश के बाद में मगध में जो दूसरा वंश आएगा वो आएगा शिशुनाग वंश। अब हर्यक वंश के जो राजा मुख्य थे वो बताए थे, पहले थे बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, और उदयन के 3 बेटे थे, उनमें से एक था नागदशक। उसी नागदशक की हत्या कर दी थी किसने? शिशुनाग ने। और मगध में एक नए राजवंश की स्थापना कर दी थी जिसका नाम रखा शिशुनाग वंश। तो आज हम शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे और शिशुनाग वंश के आगे चलेंगे। अब ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पर एक बात को, कि आखिरकार जो शिशुनाग था, इसने शिशुनाग ने क्यों हत्या करी किसकी? नागदशक की। और क्यों वो राजगद्दी पर बैठा? तो शिशुनाग कहीं ना कहीं लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा हुआ था। किससे? लिच्छवी गणराज्य से। अब लिच्छवी गणराज्य, अब आप लोगों को पता है ना कि लिच्छवी लोग थे, और वहाँ के लिच्छवी लोग थे कहाँ के? वैशाली के। बताया था मैंने, वैशाली के लिच्छवी, है ना। और वैशाली जगह बताई थी बिहार के आसपास का क्षेत्र, और नेपाल मिथिला का जो क्षेत्र, इन्हें मिला करके बनाया जाता था। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको बताई थी। अब आप इन बातों को ध्यान से समझें कि जो शिशुनाग था, पहले मैं एक स्लाइड पढ़ाता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। शिशुनाग वंश, ये वंश चलेगा 412 से 344 ईसा पूर्व तक। ये पूरे वंश का नाम है, समझना ध्यान से। यानी वंश है शिशुनाग वंश। इस शिशुनाग वंश की जो टाइम स्थिति है वो है 412 से 344 तक का। और इस शिशुनाग वंश के अंदर जो राजा आएंगे तो वो राजा 412 से 344 तक जाएंगे। शिशुनाग वंश के अंदर जो मुख्यतः देखेंगे हम, उन 2 राजाओं को देखेंगे। एक का नाम है शिशुनाग ही और एक का नाम है काला अशोक। जो काला अशोक है वो शिशुनाग का ही क्या है? पुत्र है। तो हमको इस तरीके से इसे समझना है। तो मगध में जो हर्यक वंश था, उस हर्यक वंश के बाद जो नया वंश आया, उस नए वंश का नाम था शिशुनाग वंश। मेरे हिसाब से अब इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना। शिशुनाग वंश।
शिशुनाग वंश की स्थापना का श्रेय शिशुनाग को जाता है और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा शिशुनाग। अगर क्वेश्चन आता है शिशुनाग वंश की स्थापना, एक मिनट के लिए रुक जाएंगे बस आप लोग, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा ना माइक में दिक्कत हो गई थी, है ना, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, तो माइक में दिक्कत हो गई थी। शिशुनाग वंश की जो स्थापना है, शिशुनाग वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? शिशुनाग को जाता है और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा शिशुनाग वंश। तो आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 412 से 344 ईसा पूर्व तक। अब इस वंश के बारे में जो स्थापना करी थी इस वंश की, वो करी थी शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना करी, उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा शिशुनाग वंश। समझ में आया? उसी के नाम पर इनका नाम पड़ा शिशुनाग वंश। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो आप यहाँ पे देखें, उदयन के शासनकाल में, उदयन इससे पहले था ना, उदयन का बेटा कौन था? नागदशक। और नागदशक को ही गद्दी से हटाकर शिशुनाग किस पे बैठा था? राजगद्दी पर बैठा था। तो जो शिशुनाग है, इस शिशुनाग का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 412 से 394 ईसा पूर्व तक। अब बात समझना, देखना सही दिख रहा है? ये सही है? छोटा करना पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, चलो। शिशुनाग वंश 412 से 394 ईसा पूर्व तक। अब ये शिशुनाग वंश नहीं है बच्चों, ये शिशुनाग है, शिशुनाग के बारे में है ये वाला, इसे काट दे यहाँ से। शिशुनाग यानी शिशुनाग कब से कब तक रहा? 412 से 394 तक शिशुनाग रहा। उदयन के शासनकाल में शिशुनाग काशी का राज्यपाल, राज्यपाल नहीं उपराजा था, या राज्यपाल मान लो, उपराजा, छोटा राजा यानी कि, ठीक है। तो उदयन जब राज कर रहा था तो उस समय जो शिशुनाग था, तो उदयन के शासनकाल में शिशुनाग कहाँ का उपराज्यपाल था? उपराज्यपाल मान लो या राजा मान लो या उपराजा मान लो, सॉरी, है ना। तो जो शिशुनाग को कार्यभार सौंप रखा था, वो सौंप रखा था कहाँ का? काशी का। तो काशी का राज्यपाल था, राज्यपाल मान लो या उपराजा मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उपराजा नहीं, राज्यपाल ही बोलेंगे, कहाँ का? राज्यपाल ही था। तो समझ लो, यानी उदयन के समय से, उदयन के समय से, हर एक वंश का राजा था उदयन, उसी के समय से शिशुनाग कहाँ पे काम कर रहा था? काम कर रहा था काशी में। अब उत्तराधिकारियों के मध्य अराजकता को देखते हुए जनता ने इच्छा जताई कि शिशुनाग को राजा बनाया जाए। अब जरा समझो, उदयन के 3 बेटे जो मैंने बताए थे, उसमें से एक था नागदशक, और वो नागदशक जो था वो अंतिम शासक था हर एक वंश का। तो नागदशक निर्बल शासक था। जब नागदशक निर्बल शासक था, तो जो मगध की जनता थी, यानी कि हर एक वंश के आसपास, मतलब कि जो मगध का क्षेत्र था, वहाँ की जो जनता थी, उसको ये लगा यार ये निर्बल शासक है, ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। तो यानी कि जनता के बीच में एक अराजकता फैली राजा बनाने के लिए कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो उदयन के बाद नागदशक के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि आप समझो ना, अगर राजा अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे देश चलेगा। जैसे अगर आज हमारे पीएम अच्छे नहीं होते तो देश कैसे चलता। अगर अभी देखा आपने ऑपरेशन सिंदूर, हमारे देश पे जैसे ही आक्रमण हुआ तो हमारे राजा ने, यानी हमारे पीएम ने फटाक से उसका आंसर किया। तो आप इस चीज़ को समझो कि जब तक राजा अच्छा नहीं होगा तो फिर प्रजा जो रहेगी वो प्रजा खुश नहीं रहेगी कि भाई जब राजा ही अच्छा नहीं है तो शासन कैसे ठीक से होगा। तो क्या हुआ, मगध की जनता ने ये सोचा कि भाई ये जो नागदशक है ये तो ठीक है ही नहीं, ये तो ठीक से काम करता ही नहीं है, निर्बल शासक है। तो उत्तराधिकारी को लेकर एक अराजकता फैल गई कि सोचो किसको राजा बनाए। इस चीज का लाभ उठाया किसने? इस चीज का लाभ उठाया शिशुनाग ने। अब शिशुनाग ने ये देखा कि जनता के अंदर रोष तो फैल ही गया, उसने उस चीज़ को और बढ़ाया कि और द्वेष हो जाएगा जनता के बीच में। उसने कहा कि भाई उत्तराधिकारी के लिए जो सबसे बेस्ट राजा है, वो बेस्ट राजा किसको, मतलब कि कौन हो सकता है। तो उसने इस तरीके से बात को घुमाया, इस तरीके से बात चलाई कि उत्तराधिकारी के लिए सबसे बेस्ट राजा शिशुनाग हो सकता है। तो जनता को लगा कि शिशुनाग ही सबसे बेस्ट राजा हो सकता है। तब शिशुनाग ने
नागदशक की हत्या करी और नागदशक को गद्दी से हटाया। गद्दी से हटाने के बाद खुद मगध की राजवंश पे आकर बैठ गया। और जैसे शिशुनाग ने नागदशक को हटाया, उसमें जनता की भी सहमति थी, जनता भी खुश हो गई। उसने इस तरीके से माहौल क्रिएट करा था कि अगर वो राजा बन के आएगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो क्या था, एक अमात्य था। ठीक है, शिशुनाग क्या था, एक अमात्य था। तो शिशुनाग ने क्या काम करा, जनता के अकॉर्डिंग अपने आप को राजा साबित करवाया और उसने नागदशक को गद्दी से हटाया। नागदशक को गद्दी से जैसे ही हटाया, उसके बाद सीधा सीधा उसने मगध के ऊपर एक नए वंश की स्थापना करी जो उसी के नाम पे पड़ा, उसका नाम था शिशुनाग वंश। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जनता की भी भागीदारी हो गई, उसकी कूटनीति हो गई शिशुनाग की, साथ में नागदशक को हटा दिया। नागदशक को हटा दिया और मगध में एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, शिशुनाग वंश की। तो मगध का पहला राजवंश था हर्यक वंश और मगध का दूसरा राजवंश हुआ बच्चों शिशुनाग वंश। अब ये था यहाँ पर उदयन के शासनकाल में शिशुनाग काशी का राज्यपाल था। उत्तराधिकार के मध्य अराजकता को देखते हुए जनता ने इच्छा जताई कि शिशुनाग को राजा बनाया जाए। तब शिशुनाग ने नागदशक को पद से हटाकर मगध की गद्दी पर अधिकार किया और मगध में एक नए वंश की स्थापना करी और ये वंश था शिशुनाग वंश। अब आ गया होगा समझ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में वैशाली स्थानांतरित की थी, इसे ध्यान रखेंगे। शिशुनाग एक वो व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दी थी। अब आप समझें कि वैशाली क्यों स्थानांतरित करी थी और क्यों वो मगध को हटाना चाहता था, यानी हर एक वंश को हटाना चाहता था। कहीं ना कहीं ये जो वैशाली है ये शिशुनाग से जुड़ा हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि जो वैशाली के राजा थे उनकी एक पत्नी थी, वो वैश्य पत्नी थी, तो उससे उत्पन्न हुआ था कौन, शिशुनाग, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो शिशुनाग को वहीं से ये चीज़ थी कि मैं एक दिन इस हर एक वंश को हटाकर अपने आप को इस मगध पे स्थापित करूँगा। तो इसलिए इसने अपनी राजधानी कहाँ से, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था, उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्र को। तो पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। मैंने सारे पॉइंट लिखे, अभी समझाता हूँ कि कैसे शिशुनाग अटैच हुआ हमारे मगध के साथ में और कैसे शिशुनाग का लिंक हुआ वैशाली के साथ में। अभी सिंपल इतना ध्यान रखना, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने करी है और किसको गद्दी से हटाकर, नागदशक को गद्दी से हटाकर। नागदशक कौन था, उदयन का पुत्र था और हर एक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसमें जनता की भी भागीदारी थी शिशुनाग को राजा बनाने में। चलो अब आगे देखो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ देखो जी, शिशुनाग वंश, ये फिर शिशुनाग वंश से लिख रखा है इसने, भाई ये शिशुनाग वंश नहीं है, शिशुनाग है सिर्फ, आप कंफ्यूज मत होना, ये शिशुनाग है। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध में मिलाया। जब ये राजा बन गया है ना, जब ये राजा बन गया मगध का, तो इसने क्या करा, अवंती को जीता और वत्स को जीता, इन दोनों पर अधिकार किया और मगध में मिला लिया। इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य में बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। यानी बंगाल ले लो, ठीक है, और मालवा ले लो। मालवा का जो भाग है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये भी सारा का सारा मालवा तक का क्षेत्र पड़ता था। मैंने लिखा हुआ है, अभी बताता हूँ। तो जब ये शिशुनाग ने अपनी राजगद्दी पर बैठ गया आकर के अपने वंश की स्थापना कर दी, तब इसने अवंती को और वत्स को अपने अधिकार में मिला लिया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट था, हाँ, तो वत्स को अपने मतलब मगध में मिला लिया। उसके बाद इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य बंगाल से लेकर के मालवा तक फैल गया। अब आपको मालवा भी पता होना चाहिए और बंगाल भी, मैं मैप में भी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। पहले यहाँ देखो, अवंती आज का पश्चिम तथा मध्य मालवा का क्षेत्र। अवंती किसे कहते हैं, आज का पश्चिमी और जो मध्य मालवा का क्षेत्र है वो अवंती कहलाता था। लिखा है ना अवंती, इसलिए मैंने अवंती लिखा है। आज का पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र है। अवंती की राजधानी दो थी, उत्तर में उज्जैनी तथा दक्षिण में माहेश्मती। अवंती की राजधानी दो थी, एक थी उत्तर में उज्जैनी और दक्षिण में माहेश्मती, यानी कि जो आपको मध्य प्रदेश वाला भाग है उसको ही हम अवंती कहते थे। आज का पश्चिम तथा मध्य मालवा, मालवा के क्षेत्र मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र है। ठीक है, तो आज का पश्चिम यानी कि वेस्ट का और बीच का जो मालवा का क्षेत्र था वो, मैं एक मैप ले लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक मिनट के लिए रुकेंगे, मैं एक मैप इसमें अटैच कर दूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे आप। अब एक बार ना ये देखना, शिशुनाग ने अवंती और वत्स को वत्स राज्य पर अधिकार कर लेता है। मैंने कहा अवंती आज का पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र, उसे आप मैप में देखो।
ये देखो ये लिखा है अवंती। तो ये वाला जो था ना ये वाला भाग मध्य प्रदेश का, ऐसे मान लो बीच का ये वाला भाग, ये वाला भाग देखो ये है ना, ये वाला, ये जो था ये आपका क्या था, अवंती का क्षेत्र। तो अपर अवंती में जो ऊपर की तरफ थी राजधानी वो थी उज्जैनी, और दक्षिण में जो राजधानी थी वो थी माहेश्वती। सही है। तो इस क्षेत्र को भी इसने जीत लिया था, इसने शिशुनाग ने। सही, जब यहाँ जीत लिया तो मगध, अब यहाँ से देखो ना, अंग चंपा सब बताया तो यहाँ से लेकर मगध यहाँ तक फैलना शुरू हो गया। ठीक है। अब एक बार इसको देखो, यहाँ पर अवंती आज का पश्चिम तथा मध्य मालवा का क्षेत्र वो दिखाया मैंने आपको। अवंती की राजधानी दो थी, उत्तर में उज्जैनी, दक्षिण में माहेश्वती। देखो ये अवंती का क्षेत्र हुआ। एक बार इसे हटा लेते हैं हम, ये लिखा है अवंती, तो ये अवंती का क्षेत्र हुआ। सही है। ऊपर में राजधानी, ऊपर में राजधानी उज्जैनी, दक्षिण में माहेश्वती। आएगा पेपर में क्वेश्चन, बताएंगे अवंती की कौन कौन सी राजधानी थी। उत्तर में उज्जैनी और दक्षिण में माहेश्वती, तो ये अवंती का क्षेत्र हो गया। उसके साथ में देखो यहाँ पर, ठीक है, वत्स आज का प्रयागराज का क्षेत्र, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इसने वत्स को भी जीता था। तो वत्स है आज का प्रयागराज और उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। और प्रयागराज कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये यहाँ पर ये वाला जो हिसाब है ना, ये वाला यहाँ देखो, यहाँ के आसपास ये हमारा क्या था, प्रयागराज, जहाँ गंगा यमुना, ये गंगा नदी और ये यमुना नदी, गंगा यमुना का मिलन है, वो प्रयागराज है, तो यूपी में पड़ता है। तो ये वाला क्षेत्र भी जीत लिया इसने, नीचे से ये वाला क्षेत्र जीत लिया, तो अवंती भी जीत लिया और वत्स भी जीत लिया। ठीक है, आगे समझो। तो ये दोनों मैंने कहा, शिशुनाग ने अवंती और किसको जीता, वत्स को, और अवंती कहाँ पड़ रहा है और वत्स कहाँ पड़ रहा है ये बताया। अब मालवा का क्षेत्र किसे कहते हैं उसको भी समझ लो, तो फिर एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और पढ़ने में समझ में आएगा। ठीक है ना, फिर एक बार रिपीट कर दूंगा। आगे देखो, मालवा का क्षेत्र भी मैंने लिखा है इसके अंदर। देखो सही दिख रहा है, पहले ये बताओ आप लोग मुझे, सही दिख रहा है? ठीक है। अब देखो मालवा का क्षेत्र, यह मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम और मध्य भाग में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। जो मालवा का क्षेत्र है वो एक तो मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम में है, मध्य प्रदेश राज्य का पश्चिम का भाग है, और उसके मध्य का भाग है मध्य प्रदेश राज्य का। तो आप इसे ऐसे देख लो, ये मध्य प्रदेश है। मैं इसे हटा देता हूँ, नया बना देता हूँ। आज का मैप अगर हम देखें, आज का अगर मैप हम देखें तो ये कुछ ऐसे मान लो, ये तो मध्य प्रदेश का पश्चिम का भाग और मध्य प्रदेश का मध्य का भाग, महाराष्ट्र का उत्तर का भाग और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इधर का पूर्व राजस्थान उधर का दक्षिण। तो ये वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये वाला मध्य आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र, पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्र और महाराष्ट्र का उत्तर का क्षेत्र, इसको मिलाकर मालवा बोलते थे। तो मालवा के क्षेत्र में भी इसने अधिकार किया था, इसलिए मैंने आपको ये दिखाना सही समझा। तो यहाँ देखो, तो मालवा यह मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम और मध्य भाग में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था मालवा का क्षेत्र। तो अगर हमें मालवा का क्षेत्र पता है तो हमें ये भी पता रहेगा भाई शिशुनाग यहाँ तक आ गया था। ठीक है। उसके बाद महावंश की टीका में शिशुनाग को लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न कहा गया है और पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। यानी कि महावंश की टीका है उसमें यह कहा गया जो शिशुनाग था भाई वो लिच्छवी राजा, जो लिच्छवी का राजा था उसकी एक पत्नी थी, वो वैश्य पत्नी थी। तो वैश्य पत्नी से उत्पन्न कहा गया है किसको, शिशुनाग को। इसका मतलब शिशुनाग कहीं ना कहीं लिच्छवी से अटैच हो गया। अगर वो लिच्छवी से अटैच हो गया इसीलिए उसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था, क्योंकि जो लिच्छवी रहते थे वो वैशाली में ही तो रहते थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब अब थोड़ी सी सीक्वेंस को समझ में आया होगा, ये बात मतलब ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर भी हो रहा है भाई, समझ में आ गया अच्छे से ना। तो यहाँ मैंने इसको जानबूझ के कहने का मतलब है इसे मेंशन इसलिए करा कि आपकी सीक्वेंस और अच्छे से बनी रहे कि भाई इसने क्यों उसको मारा नागदशक को, कि नागदशक हर्यक वंश का और जो शिशुनाग है वो कहीं ना कहीं लिच्छवी से लिंक हो गया, तो इसलिए इसने नागदशक को हटाया और दोबारा से अपना राज्य स्थापित कर लिया, है ना, शिशुनाग वंश। इसमें भी मैंने और बहुत बातें लिखी हैं, उसको समझो। लिच्छवी का महत्व क्या था, यानी कि शिशुनाग जो था अगर वो लिच्छवी के राजा की जो पत्नी थी उससे उत्पन्न हुआ था तो शिशुनाग लिच्छवी का हो गया। तो लिच्छवी का महत्व देखो, बिंबिसार का विवाह मैंने बिंबिसार में पढ़ा था, बिंबिसार का विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना से हुआ था और चेलना अजातशत्रु की माँ थी। तो लिच्छवी वहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है
क्योंकि लिच्छवी को बिंबिसार ने विवाह करके अपना साम्राज्य बढ़ाया था। तो बिंबिसार ने लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री चेलना से विवाह किया था, और चेलना का बेटा कौन था? अजातशत्रु। सही। उसके बाद समझो, फिर लिच्छवी वैशाली के थे। लिच्छवी कहाँ के रहने थे? वैशाली के थे। और वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी, ये भी मैंने लिखवाया, वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी। ठीक है, ये पढ़ा रखा है आपको, पहले वीडियो भी देख सकते हैं, दोबारा भी बता दिया कि जो लिच्छवी थे वो वैशाली के थे, और वैशाली कहाँ की थी? वज्जी संघ की राजधानी थी। और वैशाली आज का दरभंगा वाला जिला बिहार का और मिथिला वाला क्षेत्र नेपाल का, ये मिलाकर बनता था। फिर हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु ने वज्जी को मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने भी वज्जी से युद्ध करके वज्जी को मगध में मिलाया था, यानी कि वैशाली मगध में आ गया था, मिल लिया था। तो यह कहानी थी लिच्छवी की। तो अब अजातशत्रु भी उससे लिच्छियों से लड़ा, बिंबिसार ने विवाह करके लिच्छियों को मिला लिया। अब जब अजातशत्रु ने मिला लिया था, उसके बाद उसका बेटा जो आया था उदयन, उसने भी यहाँ पर राज किया था। तो कहीं ना कहीं लिच्छवी का जो शासक था एक तरीके से उसी का तो बेटा हुआ शिशुनाग। तो शिशुनाग अगर उदयन के राज्य में राज्यपाल था, तो शिशुनाग ने मौके का फायदा उठाया कि नाग दशक निर्बल है और दोबारा से मैं अपना वंश स्थापित कर सकता हूँ। तो उसने नाग दशक की हत्या करी और मगध में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे कहा शिशुनाग वंश। इसीलिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से दोबारा वैशाली ले आया था। तो यही कहानी थी लिच्छवी की। तब शिशुनाग लिच्छवी वंश का देखा गया, इसने नाग दशक को मारा और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना करी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ लेकर आया? सीधा वैशाली लेकर आया। पहली स्लाइड में बताया था। अब थोड़ा क्या, अब तो मेरे हिसाब से पूरा क्लियर होना चाहिए। देखो, पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी राजधानी, इसमें लिखा हुआ है ना। तो ये यहाँ पर हमारा सारा पॉइंट हो गया। अब आप लोग को ये भी पता चल गया, एक बार देखो फटाफट से, मैं सारी चीज़ें दोबारा से जल्दी कर देता हूँ। अब समझो, शिशुनाग वंश की स्थापना का श्रेय शिशुनाग को जाता है और इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा था। शिशुनाग 412 से 344 ईसा पूर्व तक। फिर शिशुनाग ने अवंती को जीता और शिशुनाग ने वत्स को जीता। फिर शिशुनाग जनता के अकॉर्डिंग वो राजगद्दी पर बैठा, शिशुनाग जो था, है ना, क्योंकि नाग दशक निर्बल शासक था। ठीक है, उसके बाद अवंती और वत्स को इसने जीता। अवंती और वत्स को जीतने के साथ बंगाल से मालवा तक का जो इलाका था वो सारा शिशुनाग के अंदर में आ गया। मालवा का जो भाग बताया वो मध्य प्रदेश का, थोड़ा महाराष्ट्र का और थोड़ा राजस्थान का बताया। ठीक है, और लिच्छवी का क्या महत्व था ये बताया कि बिंबिसार ने लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री चेलना से विवाह किया था, उसी से अजातशत्रु उत्पन्न हुआ था। अजातशत्रु ने वज्जी को अपने में मिला लिया था, समझ में आ रहा है। फिर जब वज्जी को अपने में मिला लिया था, यानी कि वैशाली को अपने में मिला लिया था पूरे का पूरा, उसके बाद में आया कौन? शिशुनाग आया। तो शिशुनाग कहीं ना कहीं लिच्छवी से जुड़ा हुआ था। तो शिशुनाग ने दोबारा से राजधानी कहाँ ले आया? वैशाली, और मगध पर एक नया वंश स्थापित कर दिया था, शिशुनाग वंश। समझ में आया? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। उदयन के शासनकाल में शिशुनाग काशी का राज्यपाल था, इसका ले लेंगे, सब समझा दिया मैंने ये अच्छे से। ये ले लेंगे, शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर, ये सब समझा दिया आप लोगों को। अवंती ये भी बता दिया, मैप के साथ दिखा दिया था, ये पूरा बता दिया। मालवा का क्षेत्र महावंश की टीका में शिशुनाग को लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न माना गया, ये भी बता दिया। और साथ ये शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग कहीं ना कहीं लिच्छवी वंश के देखा गया। और एंड में शिशुनाग की जब मृत्यु हुई तो इसके बाद इसका बेटा आया कालाशोक। तो अब बस कुछ नहीं है इसमें, शिशुनाग की हत्या कर रहा हूँ, शिशुनाग की डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के बाद इसका जो बेटा होता है कालाशोक, वो राजगद्दी पर बैठता है। तो इसे भी देख लेंगे। और कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी कालाशोक की। कालाशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। कालाशोक भी बड़ा इंपॉर्टेंट राजा है। तो मेरे हिसाब से मगध के राजा समझ में आ गए होंगे। हर्यक वंश मगध का पहला वंश था और दूसरा वंश था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने, और हर्यक वंश की जो स्थापना थी वो बिंबिसार ने। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, और उसके बाद उसका बेटा नागदशक। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने, और शिशुनाग ने कहाँ तक का इलाका कवर करा वो सब मैंने आपको इस क्लास में बताया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, है ना। और आप लोग ध्यान रखें, पढ़ते रहे अच्छे से। मैं बहुत पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब रूटीन बनना शुरू हो गया है, रेगुलर वीडियोस आ रही हैं आपके पास। अब धीरे धीरे जो वीडियो हमने शाम की शुरू करी थी वो भी रेगुलर मिलने आपको शुरू हो जाएंगी। और साथ में करंट स्पेशल मैं सोच रहा हूँ कि बनाया जाए, करंट स्पेशल भी हम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे हम अपने कोर्स का दायरा बढ़ाएंगे। हम एक एक करके कोर्स पूरा का पूरा यूट्यूब पे डालना शुरू करेंगे, कि जैसे ये यूपी का कोर्स हो गया, ये एसएससी का कोर्स हो गया। अब हम धीरे धीरे पूरा कोर्स डालना शुरू करेंगे। जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है, चीज़ें ठीक होती जा रही हैं, तो हम आपको और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसमें मैथ्स पूरा पढ़ाया जाएगा,
रीजनिंग पूरी पढ़ाई जाएगी, हिंदी पूरी पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स और जीएस पूरी पढ़ाई जाएगी, सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग बने रहें, पढ़ते रहें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।